हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सिफाई। तो आइए बात करते हैं टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी के बारे में। टैक्स इनवॉइस एक एविडेंस है, ये एक सबूत होता है कि सप्लायर ने एक्चुअल में सप्लाई की है या नहीं, और अगर सप्लाई की है तो कितनी गुड्स की सप्लाई की है, उसने कितना जीएसटी चार्ज किया है उसके लिए, और उसने कितना आईटीसी उसे अवेल करना होगा, उसके लिए भी हमें टैक्स इनवॉइस बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा है टैक्स इनवॉइस के बारे में। टैक्स इनवॉइस इज इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है। जिसने भी जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाई होगी वो पर्सन टैक्स इनवॉइस को इशू करना होगा। और जिन्होंने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंडर सब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, ना कि टैक्स इनवॉइस। वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेंगे, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। कौन? सेक्शन 10 के अंडर कवर होते हुए पर्सन्स जो कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंडर आते हैं, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, ना कि टैक्स इनवॉइस। बाकी सारे नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन्स क्या इशू करेंगे? टैक्स इनवॉइस। तो आइए आगे देखते हैं कि ये कब इशू किया जाता है। हमारे दो सेक्शंस हैं। सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 डील करता है टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 डील करता है टैक्स इनवॉइस को इशू करना इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आइए पहले देखते हैं सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है उसके साथ डील करता है। When supply involves movement of goods, जब तो गुड्स की मूवमेंट है, सप्लाई ऐसी गुड्स की कर रहे हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे, उस केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा? ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। हमारी गुड्स रिमूव होने से पहले या रिमूव होने पर हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी होगा। जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे गुड्स रिमूव होने से पहले या फिर गुड्स रिमूव होने पर हमें टैक्स इनवॉइस को इशू करना ज़रूरी होगा। और जहाँ पे मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व गुड्स की, तो उस केस में जब हम डिलीवरी करेंगे गुड्स की तब या फिर उससे पहले, ऑन और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, हमें जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। तो ये था सेक्शन 31 जिसमें हमने पढ़ा कि दो केसेस होते हैं, एक जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व होती, और उन दोनों केसेस में टैक्स इनवॉइस कब कब इशू करना है वो अभी हमने पढ़ा। आइए आगे देखते हैं कि टैक्स इनवॉइस में आखिर होता क्या है, क्या लिखा होता है टैक्स इनवॉइस में, व्हाट टैक्स इनवॉइस इज़ अबाउट। आइए देखते हैं। टैक्स इनवॉइस में बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती है गुड्स की कि कैसी गुड्स बेची हमने, उनका HSN कोड क्या है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में बेची, कितनी यूनिट्स बेची, राइट, कितने केजीज में बेचा, जो भी वो यूनिट्स होंगी वो क्वांटिटी में आ जाएंगी। आगे वैल्यू क्या है गुड्स की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर वैल्यू ही नहीं पता होगी तो जीएसटी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये है कि हमें टैक्स इनवॉइस में हमें वैल्यू ऑफ गुड्स भी इंक्लूड करना है। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जीएसटी चार्ज। अगर जीएसटी रेट ही ना टैक्स इनवॉइस में लिखा हो देन टैक्स इनवॉइस इज़ नॉट टैक्स इनवॉइस। तो जीएसटी रेट भी मेंशन किया होगा टैक्स इनवॉइस पर। उसके अलावा अदर थिंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बाकी जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब की होगी, जैसे कि रूल 46 के अंडर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि फ़ोन नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी, ये भी टैक्स इनवॉइस में कुछ चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं: डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, जीएसटी चार्ज एंड अदर थिंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लाइक फ़ोन नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी एट्सेट्रा। आगे देखते हैं सेक्शन 31 सब सेक्शन 2, जो कि डील करता है टैक्स इनवॉइस को इशू करना इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टैक्स इनवॉइस हमें कब इशू करना है? जब हमने सर्विस सप्लाई की है उस केस में। तो इसके लिए एक जनरल प्रोविज़न है, जनरल प्रोविज़न जो कि हर तरह की सर्विस पर अप्लाई होगी ही होगी। आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है लॉ के अंडर, ये है 30 डेज़ और 45 डेज़। 45 डेज़ स्पेशल केसेस में और 30 डेज़ नॉर्मल सर्विस की सप्लाई के केस में। तो ये एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है जो कि हर केस में इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अप्लाई होगी। और आगे
एक केस है कि जब कॉन्टीन्यूअस हम सप्लाई करेंगे, एक तो वन टाइम सप्लाई होती है, हमने वन टाइम सप्लाई की और हमारी सप्लाई ख़त्म हो गई, बट कुछ केसेस में सप्लाई कॉन्टीन्यूस होती है, वो कॉन्टीन्यूसली दी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए देखते हैं उस केस में हम टैक्स इनवॉइस कब इशू कर सकते हैं। वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स एंड पेमेंट इज इन्वॉल्व, जब तो सक्सेसिव स्टेटमेंट एंड पेमेंट इन्वॉल्व है, मीन्स हमें कुछ पीरियड के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट से हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, तब हम टैक्स इनवॉइस कब इशू करेंगे। बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस और ऑफ स्टार्ट ऑफ पेमेंट, जब से हमारी पहली इंस्टॉलमेंट आनी स्टार्ट होगी तब से हम टैक्स इनवॉइस इशू तब हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। उस इवेंट पे जब हमारी पहली इंस्टॉलमेंट आएगी उस इवेंट पर या उससे पहले हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। अगला केस है जब हमारी ड्यू डेट जो कि हमारी पेमेंट की होगी वो असर्टेनेबल होगी। अगर तो असर्टेनेबल है उस केस में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जो हमारी ड्यू डेट है पेमेंट की उससे पहले या उस दिन हमें टैक्स इनवॉइस को इशू करना होगा। बट इन केस हमारा पेमेंट का ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन से दिन हमारी पेमेंट होगी, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं और उनका ड्यू डेट कंप्लीशन का हमें नहीं पता होता। उस केस में पेमेंट की ड्यू डेट जानना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, जब हमें पेमेंट रिसीव हुई उस दिन या फिर उससे पहले हम कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। इसके एग्जांपल होगी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो कि चलते रहते हैं, हमें कंप्लीशन डेट एज सच सर्टेन नहीं कर सकते हम उनकी कंप्लीशन डेट। तो ये एक एग्जांपल होगी कि उन केसेस की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एग्जांपल है उन केसेस की जिस केस में हमें जो ड्यू डेट है कंप्लीशन की वो असर्टेनेबल नहीं होती। लास्ट केस है पेमेंट लिंक्ड विद कंप्लीशन इवेंट। अगर पेमेंट लिंक की जाती है कंप्लीशन इवेंट, जैसे हमने एक एग्जांपल ये हो सकती है कि हमें ये कह दिया गया कि जिस दिन आपका इतना काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर 20% कंप्लीट हो गया तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, 40% कंप्लीट हो गया तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ऐसे ही सक्सेसिव पेमेंट्स मिलती जाएंगी। जब पेमेंट हमारी लिंक की जाती है ऐसे कंप्लीशन इवेंट्स के साथ, तब हमें टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सच कंप्लीशन। उस कंप्लीशन 20-40% जो कंप्लीशन है उन पेमेंट से पहले, उन कंप्लीशन डेट से पहले या फिर उस दिन हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। और ये कुछ डेट्स थी इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे देखते हैं सेक्शन 31 सबसेक्शन 3। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 है इनवॉइस इशूड इन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें इनवॉइस कैसे इशू किया जाता है, कब इशू किया जाता है, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए पहले वो पर्सन था वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था, अब वो लायबल हो गया है। फ्रॉम 2018 और 19 वो लायबल हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑलराइट, अब उसने अप्लाई किया जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट ने उसे सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। बट जो बीच वाला ये पीरियड है, ये तो नहीं है कि उसने इस पीरियड में कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं की, वो फ्री बैठ गया। नो, तो उस केस में जो भी इस पीरियड में उसने सप्लाई की होगी उसके टैक्स इनवॉइसेस को उसे रिवाइज करना होगा विद इन 1 मंथ। तो इस पीरियड में जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं आया था और वो लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पीरियड में जो भी उसने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की होगी उसके इनवॉइसेस को उसे उस पर्सन को रिवाइज करना होगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। जब उसका सर्टिफिकेट उसके पास आ जाएगा उसके बाद 1 मंथ उसके पास होगा टू रिवाइज सच टैक्स इनवॉइसेस जिसकी सप्लाई उसने इस पीरियड के बीच में की है। ओके, आइए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस पर जो हमने गुड सेंड की, हमें नहीं पता कि कब तक हमारी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कस्टमर से कि उसने गुड्स रखनी है या नहीं रखनी। तो उस केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर कंफर्मेशन, जब कंफर्मेशन हो जाएगी उससे पहले या उस दिन, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज़ अर्लियर। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी उस डेट पर हमें टैक्स इनवॉइस करना होगा, इशू करना होगा। आगे वैल्यू ऑफ गुड्स का पॉइंट। वैल्यू ऑफ गुड्स के केस में, इन केस ऑफ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे।
जब तो उसकी सप्लाई की वैल्यू लेस देन 200 है तब रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। अगर 200 से सप्लाई कम है तो रजिस्टर्ड पर्सन है जो नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स इनवॉइस इशू करना छोड़ भी सकता है। पर अगर उसी केसेस में जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो और इनवॉइस डिमांड ना किया हो बाय द रेसिपिएंट, तो जो रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन है नॉर्मल स्कीम के अंडर वो टैक्स इनवॉइस को नहीं भी इशू कर सकता अगर वो चाहे तो, अगर उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लेस देन 200 एंड वो उसका जो रेसिपिएंट है जो उससे सर्विसेज या गुड्स लेने आया है वो अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट डिमांड भी नहीं कर रहा इनवॉइस की। उस केस में वो टैक्स इनवॉइस नहीं भी इशू कर सकता। बट इन केस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पे टैक्स इनवॉइस को इशू करना। आइए देखते हैं अदर क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ नॉर्मली टैक्सेबल पर्सनस के अलावा भी कुछ क्लासेस होती हैं रजिस्टर्ड पर्सनस की, जैसे कि मैंने बताया, जो कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं और जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो इस केस में भी यही लिखा है कि जो सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और सप्लायर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 10 दैट इज़ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो उन केसेस में वो क्या इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेंगे, वो क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। इस केस में भी सेम है कि अगर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज लेस देन 200 है तो वो ऑप्शन है रजिस्टर्ड पर्सन के पास कि वो बिल ऑफ सप्लाई नहीं भी इशू कर सकता। बट अगर 200 से ज़्यादा वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है उस केस में मैंडेटरली उसे इशू करना होगा बिल ऑफ सप्लाई। ऑलराइट, अगला पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट, अगर एडवांस पेमेंट हमारे पास आई है तो इस केस में हम रिसिप्ट वाउचर इशू करेंगे। अगर हमें रिफ़ंड करना है तो उस केस में रिफ़ंड वाउचर इशू करेंगे, ना कि टैक्स इनवॉइस। अगर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर हमने कोई भी सप्लाई ली है उस केस में हम पेमेंट वाउचर इशू करेंगे। आगे है मैनर ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जो इशू करना है हमने वो कितनी कॉपीज़ में करना है, कब करना है ये देख लिया, बट इसकी कितनी कॉपीज़ बनेंगी और रूल 48 के अंडर गिवन है। आइए देखते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 3 कॉपीज़ बनेंगी। 3 कॉपीज़ आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो बायर के पास रहेगी, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाएगी, ट्रिप्लीकेट कॉपी जो होगी वो सप्लायर के पास रहेगी। तो ऑल इन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हमें टैक्स इनवॉइस की 3 कॉपीज़ प्रिपेयर करनी होगी, जिसकी ओरिजिनल कॉपी बायर के पास जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाएगी और ट्रिप्लीकेट कॉपी रहेगी सप्लायर के पास। आगे आती है सप्लाई ऑफ सर्विस का केस। सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमें 2 कॉपीज़ प्रिपेयर करनी होती हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होती, इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं इन्वॉल्व होता, हम सप्लाईज को नहीं सर्विसेज को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो उस केस में सिर्फ 2 टैक्स इनवॉइसेस ही इशू होंगे। ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस जो होगा वो रेसिपिएंट यानी कि जिसने सप्लाई ली वो ले जाएगा और डुप्लीकेट किसी वजह से रह जाएगी सप्लायर के पास। अगला केस देखते हैं, चलान कब इशू होता है। बेसिकली चलान तब इशू होता है जब हमें क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की क्वांटिटी हमें नहीं पता होती, हम नहीं असर्टेन कर सकते कि कितनी क्वांटिटी में हमारी सप्लाई जाती है। उस केस में हम डिलीवरी चलान इशू करते हैं। रूल 55 डील करता है डिलीवरी चलान के साथ। तो आइए देखते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा है इसके बारे में। डिलीवरी चलान शुड बी इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस इन सच सिचुएशंस एज रिटन फॉलोइंग। कुछ नीचे लिखी हुई हैं केसेस। इन केसेस में हमें डिलीवरी चलान इशू करना होगा, ना कि टैक्स इनवॉइस। फर्स्ट केस है सप्लाई ऑफ एलपीजी थ्रू पाइपलाइन। जो एलपीजी है जो पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होती है घरों में, उस केस में डिलीवरी चलान इशू होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं असर्टेनेबल होती कि कितनी क्वांटिटी में हमारी एक्चुअल में सप्लाई होगी टिल द एंड ऑफ मंथ। नेक्स्ट केस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्कर। जॉब वर्कर को जो गुड्स भेजी जाती हैं प्रोसेस करने के लिए और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ताकि वो आगे सेल हो सके, उस केस में वो एक्चुअल में सप्लाई नहीं है। क्योंकि वो सप्लाई नहीं है इसलिए टैक्स इनवॉइस नहीं इशू किया जाएगा, इंस्टेड क्या इशू किया जाएगा, डिलीवरी चलान। अगला केस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर अदर रीजंस बाय वे ऑफ सप्लाई। और बाकी सारी चीज़ों
चीज़ें इसमें कवर होगी डिलीवरी चालान में, जिसमें कि हमने एक्चुअल में सप्लाई नहीं की बट स्टिल ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, गुड्स की ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन सभी केसेस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की बजाय हम क्या इशू करेंगे, डिलीवरी चालान। और फोर्थ पॉइंट है सच अदर सप्लाई एज में बी नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल, और जो भी जीएसटी काउंसिल आगे नोटिफाई करेगी वो सभी चीज़ें डिलीवरी चालान के अंडर इशू होंगी, ना कि टैक्स इनवॉइस की। और डिलीवरी चालान कितनी कॉपीज़ में इशू होता है आइए देखते हैं। 3 कॉपीज़ होती हैं डिलीवरी चालान की भी। ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो कंसाइनी यानी कि रेसिपिएंट के पास रहेगी, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाएगी, ट्रिप्लीकेट कॉपी है कंसाइनर यानी कि जिसने वो सामान भेजा सप्लायर के पास रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टैक्स इनवॉइस के बारे में। हमने पढ़ा कि टैक्स इनवॉइस कौन इशू करते हैं, कब इशू किया जाता है टैक्स इनवॉइस, कितनी कॉपीज़ बनती हैं टैक्स इनवॉइस की, और बिल ऑफ सप्लाई किसके द्वारा इशू किया जाता है, एंड डिलीवरी चालान किन किन केसेस में इशू होता है और उसकी कितनी कॉपीज़ बनती हैं। ये आज हमने किया सब कुछ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब।